Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel that is Governance and Grammar by Garima. And last वीडियोस में हमने civics के दो चैप्टर्स को कवर किया है और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है चैप्टर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एंड अगेन वही बात, चैप्टर को समझना है, रटना नहीं है। तो आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है कि व्हाट आर रिसोर्सेस? एनीथिंग एंड एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ दैट इज एबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली हर एक चीज जो इस धरती पे प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है? रिसोर्स बोला जाता है। सिर्फ तीन चीजें ध्यान में रखनी है। क्या है वो चीज? एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि उसको एक्सेस करके उसको यूटिलाइज कर सके। इकोनॉमिकली अचीवेबल होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल में, हमारे जेब पर भारी नहीं होना चाहिए। एंड हमारा कल्चर जो है, जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारा कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट करे हमारा कल्चर, तो उसको क्या बोलते हैं? हर वो चीज जो ये तीनों पड़ाव को पार कर लेती है, यानी कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होती है, इकोनॉमिकली अचीवेबल भी होती है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होती है। हर वो चीज क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। ठीक है जी। रिसोर्सेस दो तरीके के, पहले हम डिवाइड करते हैं रिसोर्सेस को बेसिकली टू पार्ट्स में। द वेरी फर्स्ट इज मैन मेड एंड सेकेंड वन इज नेचुरल, यानी कि जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है, नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज है, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। और जो हम लोगों ने बनाए हैं वो क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन बींग्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, जो ह्यूमंस है ना, दे देमसेल्व्स आर द रिसोर्स। पानी है, लकड़ी है, पानी की स्पीड है, लेकिन उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाएगा? इंसान। सूरज है, सूरज से सोलर एनर्जी कौन बनाएगा? इंसान। और ह्यूमन देमसेल्व्स आर द बिगेस्ट रिसोर्स, ध्यान रहे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फालतू की इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो चैप्टर से रिलेटेड होगा उस पे ही हम डिस्कस करेंगे। अब रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन की बात करें, रिसोर्सेज चार बेसिस में डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किस तरीके से उनका जो पैदावार है वो कैसी है। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी कि डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो से पता है, बायो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक इज समथिंग obtained फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है? बायोटिक। एंड एबायोटिक इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मिनरल्स, वाटर्स, इनसे जो जो चीजें अवेलेबल होती है वो बायोटिक, जैसे कि फॉरेस्ट और एनिमल्स। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्ट होना यानी कि थकना। जो थक जाते हैं, लिमिटेड है और थक जाते हैं, यानी कि थक गए दोबारा नहीं वापस आएंगे ना, तो वो तो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रीन्यूएबल, रीन्यूएबल, री यानी कि दोबारा, न्यू नया, एबल जिसके अंदर एबिलिटी हो, तो दोबारा से नए तरीके से काम करने के जिसके अंदर एबिलिटी होगी, वो कौन से होंगे? रिन्यूएबल, यानी कि जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जिनके अंदर एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्टेबिलिटी जिनकी है, जिनके अंदर पावर ही नहीं है, वो क्या होंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला आएगा इंडिविजुअल्स। ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मेरा अपना घर मेरा है, आप आके क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा है। इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी, एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। पार्क है, आप पार्क में जाके क्लेम नहीं कर सकते ये पार्क सिर्फ आपका है, पार्क सबका है। कम्युनिटी, सबका इन द सेंस कि आप जितने एरिया में रहने वाले जो लोग हैं सबके सब यूज कर सकते हैं, तो आप लोग एक कम्युनिटी है। तो क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स है। साथ में पार्क जो है नेशनल रिसोर्स भी बनेगा। कैसे बनेगा वो भी बताते हैं। अच्छा, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, कम्युनिटी ने डिवाइड कर दिया। या कुछ मंदिर होते हैं, जैसे कि जैन सभा का मंदिर हो गया, हिंदू का मंदिर हो गया, ये कम्युनिटी बेस्ड चीजें हैं ना, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स है। नेशनल जो पूरे देश की हैं, पार्क, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सबका है।
मेरा अकेले का नहीं है, आपका अकेले का नहीं है, हम सबका नहीं है, सब देश में सबका है। कोई रिलीजन के बेसिस पे, कोई कास्ट के बेसिस, किसी कल्चर के बेसिस, किसी तरीके की डिवीजन इसमें नहीं है। इंटरनेशनल यानी कि ओशनिक बॉडीज जो है हमारी, जो एंटार्क्टिका इंटरनेशनल है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल कंसर्न है ना। इसलिए ही है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। मिल्की वे इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल बॉडीज देखती है। आधा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, थोड़ा सा हमें ध्यान से इसको समझना क्या क्या होता है। पोटेंशियल पीटीएम होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, आपके बच्चे में ना बहुत पोटेंशियल है पर वो करता नहीं है। यानी कि रिसोर्सेज एक रीजन में हैं तो सही, बट दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। आपके अंदर रिसोर्सेज, आपके अंदर पोटेंशियल है, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम। वो क्या है पोटेंशियल? जैसे कि गुजरात राजस्थान दोनों के अंदर सोलर और विंड एनर्जी एक्सेस में है, लेकिन भाई दे नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि एक बच्चा जो अपने पोटेंशियल को जान चुका है, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, वो क्या है डेवलप्ड रिसोर्स है। जैसे कि अपनी फुल यूटिलाइजेशन जिसकी चल रही है वो डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक, आपकी फैक्ट्री है, मैं आपसे मान लेती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ऑन द स्पॉट कभी भी माल चाहिए तो अब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है मैम, अवेलेबल होगा, हमने स्टॉक रखा हुआ है। तो स्टॉक मतलब क्या है कि आपने जो गुड है वो रेडी भी कर रखा है, आपके अप्रोच में भी है और आप मुझे देने को तैयार भी हो। वो क्या है स्टॉक, यानी कि रिसोर्सेज जिनके अंदर पोटेंशियल भी है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन अभी गए तो नहीं ना मेरे पास, तो टेक्नोलॉजिकली या इकोनॉमिकली एक्सेसिबल नहीं हुए हैं अभी, वो स्टॉक है हमारे पास। वो क्या है स्टॉक, रिजर्व्स, सबसेट ऑफ स्टॉक, यानी कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ कुछ काम किया जा रहा है जिसके साथ वो क्या है, क्या है रिजर्व, रिजर्व रखा हुआ, रिजर्वेशन हो गई है, सब कुछ फाइनल है, रिजर्वेशन हो गई है, लेकिन अभी पेंडिंग है, अभी यूज नहीं हो रहा। वो क्या है रिजर्व्स हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है जी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहता है अब रिसोर्सेज को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, खराबी होगी। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की नीड नहीं, मतलब जरूरत है। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए होता है, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होगी प्लानिंग। रिसोर्सेज की डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होगी रिसोर्स प्लानिंग। क्या है, कैसे होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सस्टेन, ठहरा, रुक जाए लंबे समय तक, एबल एबिलिटी, यानी कि सिंपल वर्ड्स में रिसोर्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हमारे आने वाले बच्चे उसको इस्तेमाल कर सकें। सिंपल resources, using resources in such a way that they meet the present needs without compromising the ability of future generations to meet their needs। मेरे मैं इस तरीके से इस्तेमाल करूंगी कि मेरे आने वाली दो जनरेशन उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई। अब क्या क्या कैसे कैसे हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दो तरीके, मतलब कोई भी रिसोर्स प्लानिंग है तीन तरीके से होती है। आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, पहले चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन्वेंटरी इज पूरा रिकॉर्ड रखना। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, अब इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बनाना, हमारी जो टेक्नोलॉजी और स्किल्स हमें लगानी है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मेंटेन करना। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब सिर्फ ऐसा ना हो कि भाई मैं अपने फायदे के लिए पूरे देश का नुकसान करने में चल दूं, तो अपने रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान जो है वो देश के साथ भी मैच करने हैं, जिसके लिए क्या बनते हैं 5 ईयर प्लान बनते हैं मैच करने के लिए। 5 ईयर प्लान से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मैच कर सकते हैं नेशनल लेवल के डेवलपमेंट के साथ अपने डेवलपमेंटल गोल्स को। नेक्स्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत सी रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन दे आर नॉट प्रॉपरली बीइंग यूटिलाइज्ड, उनको सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही। जैसे कि झारखंड है, झारखंड के अंदर
बहुत सारा कोल मिनरल डिपॉजिट्स है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाटर नहीं है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसको उस तरीके से यूज किया जा सकता है। राजस्थान के अंदर विंड और सोलर एनर्जी दोनों है लेकिन वाटर एनर्जी नहीं है। क्या है? अच्छा, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है, लद्दाख के अंदर टूरिज्म ज्यादा है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं। तो कहीं ना कहीं समथिंग इज नॉट देयर। कुछ ना कुछ तो है ना, ऐसे ही भगवान ने अगर हम सब में सब गुण नहीं दिए तो कुछ ना कुछ तो गुण दिए हैं। उन गुणों को उजागर करो, उन गुणों के ऊपर वर्क करो, उन गुणों के अनुसार अपने आप को पॉलिश करो, यही रूल बनता है ना हमारी लाइफ। सब पेंटर नहीं है, सब राइटर नहीं है, सब ऑथर नहीं है, सब स्पीकर नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट। आप कोई बंदा क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है। मैं टीचर हूँ, जरूरी नहीं है कि आप टीचर बनेंगे। आप हो सकता है लॉयर बन सकते हैं, आप हो सकता है, आप तो अभी क्लास 10th में, आप हो सकता है कल को साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, आप एनडीए ऑप्ट कर सकते हैं, आप लॉ की तरफ जा सकते हैं, आप लॉ के अलावा लाइक यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, जनरल सर्विसेज की तरफ आ सकते हैं, वॉट एवर यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। एक बार 10th का जब सिलेबस खत्म होने वाला होगा जरूर इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि दैट व्हाट आर द ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस ऑफ ऑप्टिंग वेरियस स्ट्रीम्स, ये भी बात जरूर कर लेंगे। लेकिन अब वही बात है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? प्लान इस अकॉर्डिंग करना है कि भैया जहां पे जो चीज है उसको यूटिलाइज करो। खुद को कोसने की जगह पे, इस चीज को कोसने की जगह हमारे यहाँ ये नहीं है, हाँ ये नहीं है, इस तरीके को से डील करने की जगह पे जो है आपके पास उसको यूटिलाइज करने की जो है वो कोशिश करी जानी चाहिए। वही सेम बात जो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में हम बात करेंगे, कर रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये रिच हैं कोल और मिनरल डिपॉजिट्स में। राजस्थान में पानी नहीं है पर विंड एनर्जी कितनी अच्छी है, सोलर एनर्जी कितनी अच्छी है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए ना राजस्थान को। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ज्यादा पानी नहीं है, ठीक है, हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज, सॉरी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद लद्दाख की मैं बात कर रही हूँ, लद्दाख में नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं है लेकिन भाई टूरिज्म कितना अच्छा है, कल्चरल हेरिटेज कितनी अच्छी है, कल्चर कितना अच्छा है कि हम लोग स्पेशली वहां का कल्चर भी देखने जाते हैं। तो हमें उस तरीके से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? गांधी जी ने एक बार कहा था कि देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। किसी के लालच के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती। हमारे पास सबकी जरूरतों के लिए सब कुछ है लेकिन किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। गांधी जी ने कहा था, इसका मतलब रिसोर्सेस को कंजर्व करने की जरूरत है, यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन की बात गांधी जी ने कही थी कि जो लोग ओवर यूटिलाइज करना चाहते हैं ना उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये इशू बहुत छेड़ा गया है, जैसे कि 1968 में क्लब ऑफ रोम, वहां पे रिसोर्स कंजर्वेशन की बात फर्स्ट टाइम 1968 में की गई थी। एक राज्य ब्रंटलैंड कमीशन होती है, ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन क्या है? वर्ल्ड कमीशन है, वर्ल्ड लेवल की, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल की जो है कमीशन है इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हेल्प करती है। इसको ब्रंटलैंड कमीशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये यूएन ने बनाई है और इसका ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो थे वो कौन थे? इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। कौन थे? फर्स्ट चेयर, तो इसलिए इसको ब्रंटलैंड कमीशन बोला गया। 1974 में शुमाशर ने भी अपनी बुक जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल उसके अंदर गांधीयन फिलोसफी को एक्सेप्ट किया कि यस, गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पास किसी के लालच के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब आता है टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन, सेकंड टॉपिक आता है, ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड डिवीजन में है। लैंड डिग्रेडेशन, या फिर सबसे पहले बात करें तो लैंड रिसोर्सेज की बात करनी चाहिए हमें सबसे पहले, तो बहुत आगे बढ़ गए ना। इंट्रोडक्शन टू लैंड रिसोर्सेज। लैंड, जमीन, जमीन। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ खड़े हो, किसके ऊपर खड़े हो? जमीन पे। ग्रेविटी किसके ऊपर लगती है? जमीन के ऊपर लगती है। नेचुरल वेजिटेशन है, हमारे घर है, हमारा वाइल्ड लाइफ है, हमारी एक्टिविटीज है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा कम्युनिकेशन किसके ऊपर चल रहा है?
लैंड के ऊपर चल रहा है। अब लैंड की कुछ डिवीजन भी है, देखो लैंड के अंदर हमारे के पास जोग्राफिकल डिवीजन है। जोग्राफिकल डिवीजन क्या है? माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, सब कुछ है ना। इनमें माउंटेन्स जो हैं 30% एरिया कवर करते हैं, 27% एरिया जो है प्लेट्यूज कवर करते हैं, और 43% एरिया जो है वो प्लेन्स कवर करते हैं। माउंटेन्स, वाटर साइट्स, रिवर साइट्स, ग्लेशियर्स, वहां से पानी आता है। प्लेट्यूज के अंदर हमें फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। प्लेन्स के अंदर हमारी जो अम, कह सकते हैं एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, वो सब किसके अंदर होती हैं? प्लेन्स में होती हैं। अब बच्चे लैंड यूटिलाइज कैसे हुआ हुआ है हमारे यहाँ? लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न की बात करते हैं। देखो कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज को फॉरेस्ट के तौर पे यूज किया गया है। सेकेंडली, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो कल्टीवेशन जिसके ऊपर आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते, जैसे कि जिसको बैरन लैंड बोल सकते हैं, वेस्ट लैंड बोल सकते हैं, या फिर जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज करते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पास्चर्स, जो परमानेंटली छोड़ रखे हैं, किस लिए? मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स वगैरह के लिए, और ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स आएंगे, ग्रो ग्रेज करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी फेलो लैंड। फेलो लैंड क्या होती है? फेलो लैंड छोड़ी जाती है, दो तरीके की होती है, जिसको बोलते हैं करंट और अदर देन करंट। करंट फेलो लैंड क्या होती है? जिसको लगभग लगभग 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ा जाता है, अभी ग्रो किया, खेती करी, खाली छोड़ दिया, ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स और जो रिसोर्सेस हैं, जो मिनरल्स हैं, वो रीगेन कर सके। एंड देन क्या किया जाए, उसको दोबारा यूटिलाइज करते हैं। एंड अदर देन फेलो लैंड, ये क्या होता है? लगभग 1 से 5 साल तक इसके पीछे इसके ऊपर कुछ नहीं उगाया जाता है, ऐसी होती है अदर देन फेलो। नेक्स्ट है बच्चे नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया जहाँ पे क्या है, जो जिस जगह पे क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, ऐसी ऐसा टोटल एरिया जहाँ पे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया। और नेक्स्ट देखें, अगर लैंड यूज पैटर्न की बात करें, देखो लैंड यूज पैटर्न जो इंडिया के अंदर है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स। सबसे पहले टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल कैसा है, किस किस तरीके का सॉइल है। लैंड यूज तभी होगा ना, आप क्या ग्रो करेंगे। अब हमारे एरियाज में जो है राइस, व्हीट बहुत ग्रो करता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का सॉइल ऐसा है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। अब एप्पल जो है पहाड़ों में ही ग्रो करता है, यहाँ क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका जो उसको क्लाइमेट चाहिए वो पहाड़ों पे ही अवेलेबल है, जो वेदर वहां चाहिए वो पहाड़ों पे अवेलेबल है। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गया, ये सब चीजें आती हैं। कहते हैं लगभग लगभग इंडिया का जो है, जो लैंड यूज पैटर्न है ना, लैंड है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है, वो हमारे पास डेटा है। और लेकिन ये जो है ना, इसका 93% डेटा ही अवेलेबल है, बिकॉज अदर जो 7% है, वो या तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है, या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, या फिर या चाइना ने जो ऑक्यूपाई हमारा एरिया किया, एक्साई चीन एरिया का जो है, उसके अंदर ही 7% का हमारे पास कोई वो नहीं है। और बाकी हमारे पास सारा का सारा डिवीजन हमारे पास पड़ी हुई है। 1952 के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वो कहती है कि भैया जो हमारे फॉरेस्ट है ना, 33% से भी लेस है। ये बहुत नुकसान की बात है। हमारे जो पास्चर्स वाला लैंड है वो डिक्रीज हो गया, उसका रीजन सिर्फ इकलौता, सारी चीजों के reason, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये अ, एक जो कंसेप्ट चल रहा है आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, घर बनाने का, बड़े बड़े, ये इसकी इसकी वजह से है। उसके बाद जो हमारे नेट जोन एरिया है, वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। पंजाब हरियाणा में अच्छे से करता है, कई एरियाज में नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, यहाँ पे सिर्फ 10% फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। हमारे एरियाज में प्रॉपर हम 80% लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। और कई लैंड जिसको वेस्ट लैंड कंसिडर किया जाता है, कहीं जैसे रॉकी हो गई, यहाँ पे सड़कें बन गई, ये सब चीजें इसके अंदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होती है, ये सब चीजें इसके अंदर से अलग काउंट।
नेक्स्ट आता है बच्चे लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड जो है वो डिग्रेड क्यों हो रही है, खराब क्यों हो रही है? डिग्रेड का मतलब एग्रीकल्चर जो है वो कम क्यों हो रहा है? हम फर्टाइल लैंड को फर्टाइल तरीके से यूज क्यों नहीं कर रहे, उसको उसकी फर्टिलिटी को क्यों नहीं एनहांस कर पा रहे? सबसे पहला रीजन हमारे पास है डिफोरेस्टेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ को काटे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, माइनिंग वगैरह के लिए ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, ओवर इरिगेशन करवा रहे हैं, ज्यादा पानी दे रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं माइनिंग का, जिससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन एरियाज में ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा की जाती है, और डिफोरेस्टेशन ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन एरियाज में डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा है। ओवर इरिगेशन, पानी छोड़ दिया, पानी वेस्ट करना तो हमारी फितरत है ना, पंजाब हरियाणा वालों की, तो वही एक नुकसान का चीज है। ओवर इरिगेशन करते हैं कौन? पंजाब, हरियाणा, ये वाले लोग जो है ओवर इरिगेशन करते हैं। इससे क्या होता है? पानी ज्यादा सलाइन हो जाता है, ज्यादा सलाइन हो जाता है, वो पानी के न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल माइनिंग हम कर रहे हैं, मिनरल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स सारे के सारे हम खराब कर रहे हैं अपनी जमीन को उनके वेस्ट वगैरह से। तो ये सब चीजें क्या है? लैंड डिग्रेडेशन की का एक कारण है। नेक्स्ट आता है मेजर्स टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेस। क्या क्या कर सकते हैं? डिफोरेस्टेशन का उल्टा एफोरेस्टेशन कर लो, ओवर ग्रेजिंग का उल्टा ग्रेजिंग को में हेल्प कर लो। उल्टा ही करना ना हमने। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं? इस तरीके से ये बीच में जैसे पॉपुलर वगैरह लगा देते हैं, ऐसे कर लो। ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल कर लो। सैंड ड्यून्स, थॉर्नी बुशेस एरिया में सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर लो। वेस्टलैंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, और प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आता है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दो। ट्रीटमेंट के बाद इनको एफ्लुएट करो। उससे क्या होगा कि हमारी इतनी जमीन खराब नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये 110% मुझसे लिखवा लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या? सॉइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रेन्यूएबल है, नेचुरल है, दोनों चीजें हमें पता लगी, यानी कि ये रिन्यू भी हो जाता है, एग्जॉस्ट नहीं होता, और ये नेचुरल है, ह्यूमन ने नहीं बनाया। इससे क्या होता है? इसके अंदर प्लांट ग्रोथ होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है धरती पर रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है सॉइल फॉर्म होने में। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है ये। लिविंग सिस्टम है, ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक सबसे नीचे पाया जाता है, ये पेरेंट रॉक है। ठीक है, उसके बाद उसके ही फाइन पार्टिकल्स रॉक के, वो बेड रॉक बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सैंड और सिल्ट आती है, ये आता है हमारा सॉइल। ठीक है, क्या क्या चीजें? क्लाइमेट अभी मैंने बताया, कोई चीज कहाँ पे ग्रो करेगी उसके लिए उसका क्लाइमेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वेजिटेशन क्या ग्रो करना है, मैटर करेगा। कितना टाइम, कितनी लाइफ है, ये ऑब्वियसली मैटर करेगी। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हवा, पानी, ये सब चीजें जो है, ग्लेशियर्स, ये डिकम्पोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं इसके ऊपर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ सॉइल का पैटर्न। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ छोटे छोटे पत्थर हैं, यहाँ और ये टॉप सॉइल है। देखो, ये टॉप सॉइल, ये जो हमें दिखता है, ठीक है, ये वेदर्ड मतलब टूटे हुए रॉक्स है। ये थोड़े छोटे पेरेंट रॉक मटेरियल ही है, और इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। सिंपल। आ जाओ अब, ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से पेपर में से एक ये या फिर अगला, इन दोनों सॉइल में से एक है, निश्चित, विदाउट एनी डाउट। चलिए, एलुवियल सॉइल वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा पाया जाता है इंडिया के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है? शुरू करते हैं। एलुवियल सॉइल इज हाईली फर्टाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसके अंदर पोटैश है, फास्फोरिक एसिड है, लाइम है, जिसकी वजह से राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, ये चीजें
गलती। अब ये तो पता लग गया होना चाहिए कि हरियाणा पंजाब की बात हो रही है भैया। राइस, राइस की वजह से हरियाणा का जो करनाल है उसको पेरिस ऑफ हरियाणा बोला जाता है, सिर्फ इसीलिए। चलिए, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे एरियाज में पाया जाता है, इंडो गैंगटिक प्लेन्स। 3 रिवर्स जो है मेजर पे डिपॉजिट्स देते हैं, जो कि है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और आगे थोड़ा सा ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर्स के आसपास पाया जाता है, बिकॉज ये आगे ट्रिब्यूटरीज इस टाइप से। दो टाइप के फादर एंड, याद कैसे करेंगे? मुश्किल है याद करना, नहीं है। गरिमा मैम एक ट्रिप बताएगी, बहुत इजी याद हो जाएगा। एलुवियल सॉइल, 2 तरीके का सॉइल है एलुवियल सॉइल, कौन कौन सा? भांगर और खादर। एलुवियल सॉइल, खादर और भांगर के बी। किड, बुजुर्ग। जो न्यू एलुवियल होता है, नया नया होता है, उसको बोलते हैं खादर। जो ओल्ड होता है उसको बोलते हैं, बुजुर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? भांगर। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, भांगर के अंदर कंकर नोड्यूल्स ज्यादा होते हैं, कम फर्टाइल होता है थोड़ा सा। लेकिन एलुवियम जो खादर है वो बहुत फर्टाइल होता है, फ्लड्स की वजह से आता है, फाइन टेक्सचर होता है, स्मूथ होता है। भांगर के अंदर बहुत सारे कंकर जो कि पाए जाते हैं, नीचे वाले एरिया में पाया जाता है। पत्थर अभी बताया ना, बेड रॉक, पत्थर कहाँ है? नीचे पाए जाएंगे, और फाइन पार्टिकल्स ऊपर पाए जाएंगे। तो खादर ऊपर है, भागर नीचे है। वेरी टेक्सचर, सैंड, सिल्ट, क्ले, इसके अंदर पोरस टेक्सचर है। पोरस यानी कि पानी इजिली नीचे चला जाता है, रिस जाता है नीचे, जिसकी वजह से मॉइस्चर रिटेंशन अच्छी होगी, पानी रिसेगा तो। अडेप्टेबिलिटी क्या है? हाई फर्टाइल है, गुड मॉइस्चर रिटेंशन है, इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पाया जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग साइकिल्स जो है वो पाए जाते हैं। हमने ये भी बता दिया कि क्या क्या ग्रो करते हैं इसके अंदर, राइस, व्हीट वगैरह ग्रो करते हैं। नेक्स्ट सॉइल पे आते हैं, ब्लैक सॉइल। लिखवा लो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जिसको रेगर सॉइल बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल है रेगर सॉइल। को पेपर में डायरेक्ट कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें डायरेक्ट ब्लैक सॉइल नहीं देंगे, रेगर सॉइल ही देंगे। ब्लैक सॉइल के अंदर, जिसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए इसके अंदर क्या कॉटन ग्रो करती है। क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। नेम द सॉइल विच इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ऑल्सो टेल इट्स वेरियस फीचर्स। तो कौन से सॉइल की बात हो रही है? ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल की बात हो रही है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम बहुत होता है, लेकिन फॉस्फोरस कंटेंट नहीं होता। क्ले टेक्सचर है, बहुत सॉफ्ट सा मखमली सा टेक्सचर है, स्मूथ सा है। वेट है क्योंकि स्मूथ रहेगा ही रहेगा, और अगर सूख जाए तो क्रैक्स पड़ जाते हैं इसके अंदर। प्रीडोमिनेटली डेक्कन प्लेट्यू, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले एरिया में पाया जाता है। और कॉटन के अलावा सीरियल्स, ऑयल सीड, सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करने में भी हेल्प करता है। लेटराइट सॉइल बहुत हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल के अंदर बनता है, ये ऐसे नहीं बनता। ये वेट एंड ड्राई पीरियड्स, जो है सूखा और गीला जो टाइम रहता है उसके बीच में जो बनता है वो लेटेराइट सॉइल है। अच्छा, इसको लेटेराइट का बहुत सिंपल सा मतलब है, लेटर का मतलब है हार्ड सॉइल है, इसका मतलब ये भी पता लग गया। हाई टेम्परेचर से ईख जो है भट्टे में हाई टेम्परेचर में बनती है, वैसे ही लेटराइट सॉइल भी हाई टेम्परेचर में बनता है। लीचिंग से बनता है। लीचिंग क्या होता है? ड्रेनिंग अवे द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एक्सेसिव ऑयल होता है, इससे क्या होता है? इंटेंस लीचिंग हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ हो जाते हैं पानी की वजह से, और सिलिका और लाइम निकल जाता है। न्यूट्रिएंट्स में पुअर है ऑब्वियसली, जो ऑर्गेनिक मैटर है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये नहीं पाए जाते, वॉश ऑफ हो जाते हैं। बट रिच आयरन ऑक्साइड है, बिल्कुल सेम ब्रिक वाला कंसेप्ट है। ब्रिक लाल रंग की होती है, लाल रंग में यानी कि आयरन है, वही सेम बात हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एसिडिक है, होता है न्यूट्रल सा भी होता है, थोड़ा सेमी एरिड सा होता है, यानी कि थोड़ा हार्श रफ सा भी पाया जाता है ये। इसके अंदर डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर पीएच वैल्यू, जो एसिडिक वैल्यू होती है ना, पीएच, वो मोर देन 6 होती है।
वेस्टर्न घाट्स जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी पाया जाता है। रेड कलर है क्योंकि इसके अंदर रेड आयरन ऑक्साइड ज्यादा है और कुछ नहीं है। अच्छा, रेड लेटराइट केरला में भी पाया जाता है। कॉफी भी ग्रो करती है इसके अंदर। ये चीजें याद रखनी है क्योंकि अगले चैप्टर में हमने ये सब पढ़ना है, अगले से अगले में, फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, केरला के अंदर भी ये पाया जाता है, तमिलनाडु एरिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल लो रेनफॉल वाले एरियाज में, डेक्कन प्लेटू में सेम आयरन कंटेंट ज्यादा है तभी रेड है। कलर रेड है क्योंकि आयरन है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और जब ये पानी आ जाता है इसके अंदर तो येलो लगना शुरू हो जाता है। फर्टाइल नहीं है ज्यादा क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस जो तीनों चीजें होनी चाहिए खास नहीं है। टेक्सचर एंड कंपोजिशन, सैंडी टू क्ले लोम, अगर वैसे तो खुरदरा है अगर रेड है, अगर पानी आ गया येलो बन गया थोड़ा सा क्ले लोमी सा टेक्सचर बन जाता है, पोरस बन जाता है, पानी रिसा लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ईस्टर्न एरियाज जैसे सर्दर्न पार्ट डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न पार्ट्स जो गंगा प्लेन के हैं, या फिर आपका छत्तीसगढ़ वाला वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है वहां पे पाया जाता है। ड्राई फार्मिंग के लिए सुटेबल है, यानी कि जहाँ पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स है, यहाँ पे इसमें ग्रो कर सकते हैं। इसको इरिगेशन की, अपर इरिगेशन की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल, सलाइन सैंडी, ये सूखा वो वाला काम है। एरिड सॉइल ड्राई एरिया से पाया जाता है, सॉल्ट कंटेंट हाई होता है इसके अंदर, सलाइन है नेचर के अंदर, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं है, बट ह्यूमस नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्ट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है। जैसे कि ब्राउन कलर, रेड टू ब्राउन कलर होता है इसलिए इसका, और ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं है। कंकड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर। ये जो राजस्थान है या हरियाणा का जो निचला हिस्सा, सिरसा हिसार वगैरह वाला हिस्सा है उसके अंदर पाया जाता है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा जो ऐसे आपस में जो ये मिल रहे होते हैं, जो राजस्थान वाला एरिया जो सूखा सूखा एरिया वहां पे पाया जाता है। इसको इरिगेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स से ही इसको तरीकेदार बनाया जा सकता है। और इरिगेशन टेक्निक जो इस पे सबसे ज्यादा कामयाब होती है वो है ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट आता है बच्चे फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है क्योंकि पानी अच्छा है, फॉरेस्ट वेजिटेशन अच्छी है, बारिशें अच्छी होती हैं। अच्छा, वैली साइड्स में है, वैलीज के यानी कि माउंटेन्स के फुट स्लोप्स में पाया जाता है। हिली और माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। सफिशिएंट रेनफॉल है, अभी मैंने बताया हिमालयन रीजन जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में नीचे पाया जाता है। फर्टाइल है, लेकिन जब पानी आएगा ऊपर से, बारिश ज्यादा आएगी तो सॉइल इरोजन होता है, उसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लीचिंग हो जाती है, वही अपने न्यूट्रिएंट्स जो है पानी के साथ वॉश अवे हो जाते हैं। सुटेबल फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स जैसे कि ट्रॉपिकल फूड, जैसे अभी एप्पल की बात मैंने करी थी, स्पाइसेस या टी कॉफी वगैरह बनाने के लिए पालमपुर वगैरह, धर्मशाला वगैरह एरियाज में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे टी कॉफी की वेजिटेशन बहुत अच्छी की जाती है फॉरेस्ट से। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, लास्ट टॉपिक आता है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि हवा, पानी, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से कैसे? भाई पेड़ उखाड़ रहे हैं, वो डिफोरेस्टेशन करेगी, उखड़ गई साथ में। ओवरग्रेजिंग, जानवर घास खा रहा है, उसके बाद मिट्टी उखड़ती जा रही है, ऊपर की मिट्टी उखड़ गई तो नीचे की मिट्टी वॉश ऑफ जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब फॉर्मेशन और वो दोनों लंबे टाइम का चलता है, दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप्स, कॉजेस क्या क्या है? सबसे पहली बात देखिए, नेचुरल कॉजेस, शीट इरोजन। क्या हुआ? रेनफॉल आई, पानी बहा के लेगी, पूरी शीट लेगी ऊपर से। रिल इरोजन, यानी कि स्मॉल नैरो चैनल्स ऐसे 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 फनल से बनते गए और मिट्टी में पड़ जाते हैं ना, लाइनें पड़ गई, उससे वॉश आउट हो गई। गली इरोजन, खड्डे पड़ जाते। रिवर बैंक इरोजन, जो रिवर्स के बिल्कुल साथ में होता है उससे इरोजन हो जाना। हवा, एरिड सेम, सूखी मिट्टी है जहां पे चिपकी नहीं हुई, हवा आई उड़ के उड़ा के ले गई सब कुछ। ह्यूमन कॉजेस, हमने क्या किया? डिफोरेस्टेशन कर दी, हमने ओवर ग्रेजिंग करवा दी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने इरिगेशन मेथड्स अच्छे से अडॉप्ट नहीं करवाए, स्लोप्स पे काम कर दिया तो मिट्टी नीचे बहना शुरू हो गई। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हमने रोड्स बिल्डिंग्स वगैरह करना शुरू कर दी, जिससे क्या हो गया? इरोजन का रिस्क बढ़ गया। सॉइल कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या है? हम क्या क्या कर सकते हैं? काउंटर फ्लोइंग कर सकते हैं। काउंटर फ्लोइंग क्या है? काउंटर लाइंस बनानी है, लैंड के साथ साथ वाटर रन ऑफ के साथ साथ डोल टाइप से बनानी है। एफोरेस्टेशन, पेड़ उगाने हैं। टेरेस फार्मिंग, स्लोप्स पे काम करना है, लेकिन वो ऐसे इस डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे पहाड़ों में हमारे यहाँ किया भी जाता है। शेल्टर बेल्ट्स, क्या करना है? एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसके चारों तरफ ट्रीज की रोज बना दी, बीच में जैसे पॉपुलर उगा दिया,
इधर फिर ग्रो कर दिया, बीच में फिर पॉपुलर उगा दिया, यहाँ फिर बीच में एग्रीकल्चर चीज कुछ ग्रो कर दी, जैसे कि कोई वीट वगैरह ग्रो कर दिया, कुछ भी ऐसा ही ग्रो कर दिया। चेक डैम्स, स्मॉल डैम्स बनाने, मतलब ये क्या करते हैं, स्मॉल डैम्स क्या करते हैं, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बड़े डैम्स वॉश ऑफ जरूर कर जाते हैं। कवर क्रॉप्स, ऐसे में जो पकड़ के रखे जमीन को, जैसे कि घास ही नॉर्मल उगा दिया जाए, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहेंगे, वॉश ऑफ भी नहीं होंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग, काउंटर्स, वही फेलो लैंड और ग्रास स्ट्रिप्स के बीच में क्या किया जाए, ऐसे ऐसे लाइंस में काम किया जाए, उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ग्रास उगाया जाता है यहाँ पे, स्ट्रिप्स में क्रॉप्स के बीच में ग्रास उगाया जाता है। यहाँ पे बच्चे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। और क्वेश्चंस पेपर से पहले जरूर करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गरिमा मैम बड़ी अच्छी गेस देगी एंड आप लोग पेपर से क्लियर करके आएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे, एंड आई रियली होप चैप्टर रटा तो नहीं होगा, समझा होगा, और चैप्टर समझने के बाद हमारे दिमाग का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।